डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गांव की अदालत को पंचायत कहते हैं। स्टॉप। प्राचीन काल में न्यायालयों की प्रथा बहुत कम थी। स्टॉप। गांव के लोग आपस में वाद विवाद को पंच फैसले द्वारा निपटा लिया करते थे। स्टॉप। सुनवाई करने के लिए गांव के 5 विश्वस्त मुखियों को चुन लिया जाता था, जिन्हें पंच कहते थे। स्टॉप। वे पंच गांव की चौपाल में बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनते थे और फिर निष्पक्ष होकर सच्चा निर्णय देते थे। स्टॉप। इसे पंचायत प्रथा कहते हैं। स्टॉप। आज गांवों में प्रथा को फिर से जीवित किया जा रहा है। स्टॉप पैरा। पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के आपसी झगड़े निपटाना और उसमें पारस्परिक प्रीति बढ़ाना है। स्टॉप। गांव के लोग प्रायः अनपढ़ होते हैं और बात ही बात में घूसों और लाठियों पर उतर आते हैं। स्टॉप। झगड़ने वालों को समझा बुझाकर उनकी फिर सुलह करवा देना गांव के पंचों के लिए साधारण सी बात होती है, किंतु अंग्रेजों के राज्यकाल में तनिक से मतभेद का निर्णय करवाने के लिए भी न्यायालय का द्वार खटखटाने की प्रथा चल पड़ी थी। स्टॉप। न्यायालय में मनमुटाव दूर नहीं होता, अपितु बढ़ जाता है। स्टॉप। बेचारे ग्रामीणों को बीसों बार उपस्थिति की तिथियां भुगतने के लिए गांव से चलकर न्यायालयों में जाना पड़ता है और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वकीलों, मुंशियों और अन्य कचहरी वालों को शुल्क देने पड़ते हैं। स्टॉप। इतना व्यय करने पर भी सच्चा न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्यायाधीश गांव के घटना स्थल से कोसों दूर बैठा होता है और उसे गवाहों के कहे अनुसार ही मानना पड़ता है। स्टॉप। इसलिए कभी कभी सच को झूठ और झूठ को सच भी घोषित किया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए विपरीत गांव पंच लोग गांव के एक एक व्यक्ति को जानते और वहां की घटनाओं का भली प्रकार आंखों देखा हाल प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप पैरा। अतः उनके न्याय में अंतर नहीं पड़ सकता है। स्टॉप। वैसे भी ग्रामीणों का विश्वास है कि पंच परमेश्वर होता है और जब वह आसन पर बैठता है तो उसमें परमेश्वर निवास करते हैं, इसलिए वह झूठा निर्णय नहीं दे सकता। स्टॉप। आज भी गांव में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि पिता ने पंच के आसन पर बैठकर अपने पुत्र का लिहाज न किया और उसे दंड का अधिकारी बनाया। स्टॉप। इस प्रकार पंचायतों में एक तो सच्चा न्याय हो सकता है और दूसरे गांव वाले शहर आने जाने के व्यय और समस्या से बच जाते हैं। स्टॉप। इधर बीज की बुआई या फसल की कटाई का समय हो और उधर किसान को न्यायालय में प्रस्तुत होने का बुलावा आ जाए तो उसकी हानि का अनुभव एक गांववासी ही लगा सकता है। स्टॉप पैरा। सांप्रदायिकता का अर्थ जातीय वैमनस्य से लिया जा रहा है। स्टॉप। एक जाति के दूसरी जाति के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों को सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। स्टॉप। अब तो सभी लोग एक जाति या मत वालों के विरुद्ध कुछ कहने को सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। स्टॉप। सच्ची बातें कहना भी सांप्रदायिक माना जाता है। स्टॉप पैरा। भारत के प्राचीन साहित्य में सांप्रदायिक शब्द का अर्थ यह नहीं था जो आजकल लिया जा रहा है। स्टॉप। तब किसी आचार्य की शिष्य परंपरा को संप्रदाय कहा जाता था। स्टॉप। धार्मिक गुरुओं की परंपरा
संप्रदाय कहलाती थी, जैसे कि वैष्णव या शैव संप्रदाय। स्टॉप। किसी काव्य सिद्धांत के समर्थक आचार्य भी उस संप्रदाय से संबंधित माने जाते थे, जैसे कि सर संप्रदाय या लंकार संप्रदाय के आचार्य। स्टॉप। इन संप्रदायों के अतिरिक्त किसी संप्रदाय का ज्ञान भारत में न था। स्टॉप। बौद्ध और जैन संप्रदाय के विद्वान भी प्रसिद्ध होते थे, परंतु वर्तमान में प्रचलित सांप्रदायिक अर्थ में उनका बोध कभी नहीं होता था। स्टॉप। पैरा। विचित्र बात यह है कि जातिवाद को सभी नेता बढ़ावा देते हैं। स्टॉप। अपने नाम के आगे गांधी कोमा, नेहरू कोमा, बोस कोमा, देशमुख कोमा, चौधरी कोमा, मनचंदा कोमा, नंदा कोमा, देसाई कोमा, वाजपेयी सब लगाना चाहते हैं और दूसरी ओर देश में जातीय सांप्रदायिकता को दूर करना चाहते हैं। स्टॉप। इस विरोधी स्थिति का सामना किया जाना चाहिए। स्टॉप। जातिवाद से ही आज का सांप्रदायिक विरोध बढ़ता जाता है। स्टॉप। पैरा। दूसरा तथ्य यह है कि आज सरकार स्वयं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। स्टॉप। सभी सरकारी कागजों में ब्राह्मण कोमा, क्षत्रिय और अछूत जातियों का नाम लिखा रहता है। स्टॉप। जिस सरकार ने देश में 100 से अधिक अनुसूचित जातियों की सूची बना रखी है, वह सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकने की बातें किस प्रकार से करती है। कितनी विचित्र बात है। वस्तुतः सरकारी कागजों में जाति भेद वाले नाम नहीं होने चाहिए। स्टॉप। किसी भी व्यक्ति को जाति बोधक शब्द नहीं लिखने देना चाहिए। स्टॉप। पैरा। सरकारी पक्ष एवं विरोधी पक्ष के नेता देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जातियों के संबंध में नारे लगाते हैं। स्टॉप। जब देश के सभी निवासियों को केवल भारतीय न कहकर सिख कोमा, मुसलमान कोमा, हिंदू और ईसाई आदि कहा जाएगा तो सांप्रदायिक वैमनस्य की आग अवश्य भड़केगी। स्टॉप। शिक्षा संस्थाओं के नाम जब तक जातियों के नाम पर चलते रहेंगे कोमा, विश्वविद्यालयों के नाम जब तक जाति बोधक रहेंगे कोमा, तब तक सांप्रदायिक तनाव कम नहीं होंगे। स्टॉप। पैरा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सांप्रदायिक ढांचे को तोड़कर जब नया कानून बनाया गया तो मुसलमानों ने विरोध किया कोमा। ऐसी दशा में सरकारी नीति पुनः शिथिल हो गई है। स्टॉप। इससे सांप्रदायिकता को फैलने का अवसर मिलता है। स्टॉप। पैरा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्टॉप। यदि मनुष्य अपना संपूर्ण विकास चाहता है तो उसके शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। स्टॉप। शरीर की स्फूर्ति ही मस्तिष्क की स्फूर्ति होती है। स्टॉप। जो व्यक्ति के शरीर में रक्त शिराएं वेगवती होती है, उस व्यक्ति का मस्तिष्क भी अधिक सक्रिय रहता है। स्टॉप। अतः यदि हम चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, स्टॉप, शरीर को स्वस्थ बनाने में खेलों का विशेष योगदान है। स्टॉप। खेल स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है। स्टॉप। उत्तम स्वास्थ्य जीवन की सफलता की कुंजी है। स्टॉप। पैरा। खेल का संबंध मनुष्य के मन और मस्तिष्क से होता है। स्टॉप। खिलाड़ी अपनी रुचि के अनुसार ही खेल चुनता है। स्टॉप। रुचि तब तृप्त होती है जब रुचि के अनुकूल मनुष्य के कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। स्टॉप। जैसे जैसे मनुष्य को आत्मतुष्टि होती है कोमा, वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। स्टॉप। दिन भर के मानसिक श्रम के बाद खेलना मनुष्य के लिए आवश्यक है। स्टॉप। केवल एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से
और केवल मानसिक श्रम करते रहने से मस्तिष्क थक जाता है। स्टॉप। शरीर भी अपने में थकान और उदासीनता का अनुभव करता है। स्टॉप। समाप्त।